हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखना। नेक्स्ट इज रीडिफाइन द फॉलोइंग फंक्शंस। ये कुछ फंक्शंस गिवन है इन्वॉल्विंग द ग्रेटेस्ट इंटीजर और साथ में इंटरवल्स दे रखे हैं और इस पर्टिकुलर इंटरवल में हमें फंक्शन को रीडिफाइन करना है। फाइन, तो सबसे पहले तो रीडिफाइन का मतलब समझ लो क्या होता है। तो अगर आपको याद हो, जब हमने ग्रेटेस्ट इंटीजर x का ग्राफ प्लॉट करा था उससे पहले हमने फंक्शन को ब्रेक करके लिखा था कि अगर x 0 से 1 के बीच में है उसके ग्रेटेस्ट इंटीजर x की वैल्यू 0, 1 से 2 के बीच में है ग्रेटेस्ट इंटीजर x की वैल्यू 1 एंड सो ऑन। तो वो जो ब्रेक करके लिखा गया था उसी को बोलते हैं फंक्शन को रीडिफाइन करना। और ये बड़ा जरूरी है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हमें फंक्शन को ब्रेक करके लिखना आना चाहिए, रीडिफाइन करना आना चाहिए, बिकॉज इट हैज ग्रेट एप्लीकेशंस इन कैलकुलस। पूरे कैलकुलस में इसकी एप्लीकेशंस दिखेंगी आपको, स्पेशली जब आप डेफिनेट इंटीग्रेशन वाला टॉपिक करोगे तो उसमें इंटीग्रल्स को हमें ब्रेक करके लिखना पड़ता है। जब भी ग्रेटेस्ट इंटीजर का फंक्शन आता है तो उसमें हमें दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ठीक है, तो ध्यान देना इसको ब्रेक कैसे करेंगे। और एक चीज बस दिमाग में रखो, अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का ग्राफ आपको याद हो तो कहां कहां ब्रेक हो रहा था उसका ग्राफ, कहां कहां उसकी वैल्यू चेंज हो रही थी, इंटीजर्स पे चेंज हो रही थी हमेशा, 1 पे, 2 पे, 3 पे, -1 पे, -2 पे। तो 0 से 1 के बीच में कांस्टेंट वैल्यू थी, जैसे ही 1 आया उसकी वैल्यू चेंज होगी, 1 पे चली गई। तो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर की प्रॉपर्टी है कि उसके अंदर वाली क्वांटिटी जब भी इंटीजर बनती है तब उसकी वैल्यू चेंज हो जाती है। तो उसी प्रॉपर्टी का यूज करके हम फंक्शन को यहां पे रीडिफाइन करेंगे। ध्यान देना, एक क्वेश्चन करते हैं, काफी क्लैरिटी आ जाएगी। सो फर्स्ट वन इज y is equal to greatest integer of 2x and x lies between -1 to 1। तो बस करना क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर वाली जो पूरी क्वांटिटी है उसको देखेंगे, उसकी वैल्यू कहां से कहां तक जा सकती है। तो क्या कैन वी से कि x अगर -1 से 1 के बीच में है तो 2x की वैल्यू जो है ना वो -2 से 2 के बीच में होगी। ठीक है जी, अब सोच के देखो, अब अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर वाला नंबर -2 से 2 के बीच में लाई कर रहा है तो अगर चाहो तो आप नंबर लाइन से भी देख लो, दिस इज -2 -1 0 1 2। तो कोई नंबर है जो -2 से 2 के बीच में लाई कर रहा है तो उसके ग्रेटेस्ट इंटीजर x की पॉसिबल वैल्यूज कौन सी हो सकती है, या तो -2 होगी या -1 या 0 या 1 या 2, इस तरीके से चलेगा। तो सोच के देखना क्या ये कहना सही है कि जो y है y की वैल्यू -2 होगी। कब होगी -2? अगर इस पूरी क्वांटिटी की वैल्यू 2x वाली पूरी क्वांटिटी की वैल्यू कहां रही होगी, -2 से -1 के बीच में रही होगी। तो इफ 2x lies between -2 to -1, चेक करो इस पूरे नंबर की वैल्यू कहां से कहां तक हो सकती थी, -2 से 2। इस -2 से 2 के बीच में हमने देखा कि जब उसकी वैल्यू -2 से -1 में रही होगी तब उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर x क्या आएगा, -2 आएगा। वही लिखा है, तो ये -2 होगा जब 2x इसके बीच में लाई करेगा। सिमिलरली y की वैल्यू -1 होगी अगर 2x की वैल्यू -1 से 0 के बीच में होगी। यस, सिमिलरली इसकी वैल्यू 0 आएगी जब 2x वाली क्वांटिटी की वैल्यू 0 से 1 के बीच में होगी। एंड सिमिलरली इसकी वैल्यू 1 आएगी जब 2x की वैल्यू 1 से 2 के बीच में होगी। एंड सिमिलरली इसकी वैल्यू 2 होगी जब 2x की वैल्यू 2 होगी। तो चेक करो, इस तरीके से ब्रेक करा दें इसको। ये सुनो, या तो पूरी ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर जो पूरी वैल्यू है उस पूरी पे कंडीशन लगाई गई है कि जब वो इस इंटरवल में होगा तब ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू ये, इसमें होगा तो ये, इसमें होगा तो ये, इसमें। बट हमें जो फंक्शन लिखना होता है हमेशा x की वैल्यूज के लिए लिखना होता है। तो एक स्टेप और लिखा जा सकता है, दैट दिस इंप्लाइज y is equal to -2। अब अगर 2x की वैल्यू इसमें लाई कर रही है तो x की वैल्यूज तो लिखे जा सकते हैं, कहां से कहां तक होगी, तो ये होगी -1 से -1/2। सिमिलरली ये -1 होगा जब x की वैल्यूज लाई कर रही है -1/2 से 0। एंड सिमिलरली this will be 0 if x lies between 0 से 1/2। and similarly this is 1 then x lies between 1/2 से 1 and this is equal to 2 at x is equal to 1। तो ये कंप्लीट एनालिसिस है इस फंक्शन का बिटवीन द इंटरवल -1 to 1। इसको देखिए एक बार अच्छे से, अगर ये चीज क्लियर हो गई, अगर ये कांसेप्ट क्लियर हो गया कि ब्रेक कैसे करा जाता है, तो कभी दिक्कत नहीं आएगी आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर वाले क्वेश्चंस में। ठीक है, और अगर ये क्लियर हो गया तो सेकंड वाला पार्ट ट्राई किया जा सकता है, y is equal to greatest integer x स्क्वायर। ये भी ट्राई कर लेते हैं। हाँ जी, सेकंड पार्ट देखो, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x स्क्वायर x lies between 0 to 2। फिर से चेक करो, अगर x 0 से 2 के बीच में है तो x स्क्वायर की वैल्यू कहां से कहां तक होगी, ये 0 से 4 के बीच में लाई कर रही होगी।
अब फिर से नंबर लाइन की हेल्प ली जा सकती है कि अगर कोई भी नंबर 0 से 4 के बीच में लाई कर रहे हैं तो उसके ग्रेटेस्ट इंटीजर x की वैल्यूज क्या क्या हो सकती हैं? 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 हो सकती है, ये सारी पॉसिबल वैल्यूज हो सकती है। तो फिर से ब्रेक करा जाएगा। तो क्या ये कहना सही है कि अगर x² की वैल्यू इस इंटरवल में होगी तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 आएगा, इसमें होगी ग्रेटेस्ट इंटीजर पहले में ग्रेटेस्ट इंटीजर 0, इसमें 1, इसमें होगी तो 2 आएगा, इसमें होगी तो 3 आएगा और 4 पे 4 आ जाएगा। तो बस इस तरीके से केसेस बन जाएंगे y के लिए। तो y will be equal to 0 if x² lies between 0 to 1. Yeah, this is equal to 1 when x² lies between 1 to 2. This is equal to 2 when x² lies between 2 to 3. This is 3 if x² lies between 3 to 4, and this is 4 when x² is equal to 4. तो बिल्कुल जैसे पहले करा था सिमिलर तरीके से केसेस बनाए गए। x² की वैल्यूज कहां से कहां तक जा सकती थी? 0 से 4 जा सकती थी, 0 से 4 तक के लिए बना लिए। अब इसके कॉरस्पॉन्डिंग x की वैल्यूज लिख देते हैं। तो x की वैल्यूज क्या होंगी? 0। अगर x² 0 से 1 है तो x की वैल्यूज क्या होंगी? 0 से 1 होंगी। या उसके बाद अगर x² 1 से 2 के बीच में है तो x की वैल्यूज क्या होंगी? 1 से लेकर √2 के बीच में। तो when x lies between 1 से √2 देख लीजिए। नेक्स्ट अगर x² 2 से 3 के बीच में है तो x की वैल्यूज क्या होंगी? √2 से √3। So x belongs to √2 to √3. नेक्स्ट √3 से √4, √4 का मतलब 2। So x belongs to √3 से 2, and last if x² is 4 that means it is 2, x is 2. तो फंक्शन रीडिफाइन हो गया फिर से। और फंक्शन रीडिफाइन करने की एक और खास बात क्या है, एक और एप्लीकेशन क्या है कि अगर तुम फंक्शन को इस फॉर्म में लिख पाए रीडिफाइन करके, यू कैन सी कि इसका ग्राफ बड़े ही आराम से बनाया जा सकता है। अगर मैं तुमसे बोलूं कि भाई इसका ग्राफ बनाओ ग्रेटेस्ट इंटीजर x² का, तो अगर तुम फंक्शन को रीडिफाइन कर पाए अब तो ग्राफ बन जाएगा। 0 से 1 के बीच में y is equal to 0 वाली लाइन, 1 से √2 में y is equal to 1 वाली लाइन, देन y is equal to कांस्टेंट फंक्शन ही तो बननी है। बस ये देखना होता है कहां पे ब्रेक करेगा, वो हमें पता चल गया कहां ब्रेक कर रहा है। तो इनका ग्राफ बड़े आराम से बनाया जा सकता है once we are able to redefine the function. थर्ड पार्ट देख लो, y is equal to x² into greatest integer x when x belongs to 0 to 3. ये तो बिल्कुल ही आसान है क्योंकि इसमें ग्रेटेस्ट इंटीजर सिर्फ x के ऊपर है, तो सिर्फ x के अकॉर्डिंग इंटरवल्स बन जाएंगे। कौन कौन से? 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3 और 3। तो ये कंपैरेटिवली आसान है। तो पहला क्या बन जाएगा? x² into 0। तो अगर x की वैल्यू 0 से 1 के बीच में है उस केस में ग्रेटेस्ट इंटीजर x की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो 0 पुट कर दिया। नेक्स्ट इंटरवल अगर x 1 से 2 के बीच में है तो उस केस में ग्रेटेस्ट इंटीजर x की वैल्यू फिक्स होगी 1 के बराबर, तो x² into 1 आ जाएगी। अगर x की वैल्यू 2 से लेकर 3 के बीच में है उस केस में ग्रेटेस्ट इंटीजर x is 2, तो ये 2 आ गया। और अगर x की वैल्यू एग्जैक्टली 3 है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर x की वैल्यू भी एग्जैक्टली 3 हो जाएगी, तो दिस इज x² into 3 लाइक दिस। ओके, तो ये फंक्शन बन गया y is equal to 0 when x belongs to 0 to 1. This is x² when x belongs to 1 to 2. This is 2x² when x belongs to 2 to 3. और exactly x equal to 3 पे यहाँ पे 3 पुट करा जा सकता है, तो 9 into 3 is 27. So this is 27 at x is equal to 3. ये फंक्शन हो गया रेडिफाइन। ओके, डन। फोर्थ पार्ट, y is equal to greatest integer of sin x. इसको sin square x कर लेना। फोर्थ पार्ट इज y is equal to greatest integer sin x, x belongs to 0 to 2 pi, ये भी लेंगे। So y is equal to greatest integer sin x, x belongs to 0 to 2 pi. तो फिर से वही काम करना है, ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर की जो क्वांटिटी है चेक करो उसकी वैल्यू कहां से कहां तक जा सकती है। तो मुझे पता है कि अगर x 0 से 2 पाई है sin x कैन गो फ्रॉम -1 to 1, ये इसकी रेंज है sin x की -1 से 1। तो अगर कोई नंबर -1 से लेके 1 के बीच में वेरी कर रहा है तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर x की पॉसिबल वैल्यूज क्या हो सकती है? -1 हो सकती है, 0 हो सकती है और 1 हो सकती है। ये तीन पॉसिबल वैल्यूज हो सकती हैं, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग केसेस बन जाएंगे। तो फर्स्ट इज y is equal to,
तो ग्रेटेस्ट इंटीजर sin x की वैल्यू -1 आएगी, कब आएगी? जब sin x की वैल्यू -1 से 0 के बीच में होगी। यस, अगर sin x की वैल्यू -1 से 0 के बीच में है, ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू -1, इसकी वैल्यू 0 होगी अगर sin x लाई कर रहा है 0 से लेकर 1 के बीच में, और इसकी वैल्यू 1 होगी अगर sin x की वैल्यू 1 है। तो ये तीन केसेस बन जाएंगे। बट हमें क्या करना होता है, हमें यहाँ पे x की वैल्यू चाहिए होती है, तो x की वैल्यू से रिप्लेस कर देते हैं। बड़े ध्यान से देखना कैसे करेंगे। तो sin x को हम जानते हैं, देख के बताओ। sin x की वैल्यूज -1 से 0 के बीच में कब होती है? मतलब नेगेटिव वैल्यूज। तो नेगेटिव वैल्यूज कब होती है? थर्ड क्वाड्रेंट में और फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट साथ आ जाएंगे। तो यहां से क्या लिखा जाएगा? -1 व्हेन x बिलोंग्स टू पाई से लेकर 2 पाई, बट क्योंकि 0 को इंक्लूड नहीं करना तो पाई पे भी ओपन, 2 पाई पे भी ओपन। तो चेक करो इन सारी वैल्यूज के लिए थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए sin x नेगेटिव होगा, -1 से 0 के बीच में होगा। 0 नहीं चाहिए था तो पाई पे क्लोज नहीं लगाया, 2 पाई पे क्लोज नहीं लगाया। अच्छा, नेक्स्ट वाला देखो। ये वाले केस के कोरस्पोंडिंग x की वैल्यूज कौन सी आएंगी? sin x लाई कर रहे हैं 0 से 1 के बीच में, मतलब पॉजिटिव वैल्यूज है। फर्स्ट क्वाड्रेंट आ जाएगा, सेकंड क्वाड्रेंट आ जाएगा। तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा? 0 अगर x की वैल्यू क्या है? 0 से लेके पाई। और उसमें दिक्कत क्या आएगी? 1 को इंक्लूड नहीं होने देना, तो पाई बाय 2 नहीं चाहिए हमें। तो x की वैल्यूज हो सकती है 0 से लेके पाई एक्सेप्ट पाई बाय 2। इसको इंक्लूड नहीं करना, ठीक बात है। बट क्योंकि 0 हो सकता है तो 0 के लिए 2 पाई को इंक्लूड करा जा सकता है। तो यूनियन 2 पाई। चेक करो, ठीक है क्या? तो x की वैल्यूज कौन कौन सी हो सकती है? 0 से पाई फर्स्ट क्वाड्रेंट वाली सारी वैल्यूज आ जाएंगी, सेकंड क्वाड्रेंट वाली सारी आ जाएंगी। 0 पे क्लोज लगा दिया, पाई पे क्लोज लगा दिया। पाई बाय 2 को एक्सक्लूड करना पड़ेगा क्योंकि sin पाई बाय 2 1 होता है, 1 हमें नहीं चाहिए। 2 पाई को हमने इंक्लूड कर लिया क्योंकि sin 2 पाई कितना होता है? 0 होता है। और लास्ट sin x 1, sin x की वैल्यू 1 कब होती है? पाई बाय 2। तो ये कंप्लीट एनालिसिस हो गया। ये पूरा फंक्शन हमारा रीडिफाइन हो गया, चेक कर सकते हो। एंड अगेन अगर फंक्शन को रीडिफाइन कर पाए, इसका ग्राफ बनाया जा सकता है बड़े आराम से, ठीक बात है। तो इसका ग्राफ तुम्हें बनाने के लिए बोला जाए तो कैसे बन जाएगा? तो फंक्शन कहां-कहां ब्रेक हो रहा है? पाई पे हो रहा है, पाई बाय 2 पे हो रहा है। तो ये 0 है, ये पाई बाय 2 है, ये लेट अस से पाई है, दिस इज 3 पाई बाय 2 एंड दिस इज 2 है। तो ग्राफ कैसा बनना चाहिए? देखते जाओ। 0 से पाई के बीच में y is equal to 0 वाली लाइन बनेगी, बट पाई बाय 2 को एक्सक्लूड करना पड़ेगा। तो 0 से पाई में ऐसे बन जाएगा, पाई बाय 2 पे ओवर सर्कल। ये ग्राफ बनेगा 0 से पाई में, और पाई बाय 2 पे इसकी वैल्यू कितनी है? पाई बाय 2 पे 1 है, तो यहां पे 1 आ जाएगा। तो ये ग्राफ बन गया 0 से पाई में। आगे देखो, पाई से 2 पाई में -1 आएगा, बट 2 पाई पे 0 आएगा, तो 2 पाई पे 0 रख लो। और पाई से 2 पाई में -1 चाहिए हमें, तो पाई से 2 पाई में -1 रख दो। -1 का मतलब नीचे कांस्टेंट फंक्शन, दिस इज -1। तो चेक करो, ये ग्राफ बन गया हमारे पास किसका? ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ sin x का बिटवीन 0 to 2 का। यस, ठीक है जी, डन। नेक्स्ट भी ट्राई कर सकते हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर sin स्क्वायर x का, ये भी कर लो। हां जी, नेक्स्ट देख लो। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ sin स्क्वायर x, x बिलोंग्स टू 0 to 2 पाई। तो अगर x 0 से 2 पाई है, sin स्क्वायर x की पॉसिबल वैल्यूज कौन सी हो सकती है? 0 से लेकर 1 तक हो सकती है। तो अगर अंदर वाली क्वांटिटी 0 से लेकर 1 तक वेरी कर सकती है, तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर x क्या हो सकता है? या तो 0 होगा या फिर 1 होगा। ये दो पॉसिबल वैल्यूज हो सकती हैं y की, तो दो केसेस बन जाने चाहिए। सो y इज इक्वल टू 0 if sin square x lies between 0 to 1. Yes, and this is equal to 1 if sin square x is equal to 1. यही तो दो केसेस बनेंगे, चेक कर लो। तो अगर अंदर वाली पूरी क्वांटिटी 0 से 1 के बीच में है, तब तो इसका रिजल्ट 0 आ जाएगा। जब ये 1 के बराबर है, तब इसका रिजल्ट 1 आ जाएगा। ठीक है, अब इसके कॉरेस्पोंडिंग x की वैल्यू लिखी जा सकती है। तो sin square x is equal to 1 कब होता है? अगर sin x की वैल्यू 1 होगी या -1 होगी। तो दो ही ऐसे पॉइंट्स हैं, या तो पाई बाय 2 या 3 पाई बाय 2। इसके अलावा जितने भी पॉइंट्स होंगे 0 से 2 पाई के बीच में, उन सब पे sin square x की वैल्यू 0 आ जाएगी सिंपली। तो
if x belongs to 0 to 2 pi except pi by 2 and 3 by 2. चेक करो। ठीक है जी, तो अगेन ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर वाला जो भी फंक्शन है उसकी रेंज देख ली जाती है, उसकी वैल्यूज कहां से कहां तक लाई कर रही है। अगर तुम्हें पता चल गया कि किसी नंबर की वैल्यू 0 से 1 के बीच में है, नंबर लाइन से अगर तुम देखोगे तो अगर नंबर 0 से 1 के बीच में लाई कर रहा है उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या कुछ हो सकता है, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, उसके कोरस्पॉन्डिंग केसेस बना ली सकते हैं। ओके, नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, सिक्स्थ पार्ट, y इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 cos x को x बिलोंग्स टू 0 टू 2 pi। तो फिर से सेम चीज करी जाएगी। अगर x 0 से 2 pi के बीच में है तो 2 cos x की रेंज देख लेंगे पहले किस रेंज में लाई करेगा। तो वी नो कि cos x की जो वैल्यूज होती है ना वो -1 से 1 के बीच में लाई करती है, राइट। तो इसका मतलब पूरा जो 2 cos x है ये -2 से 2 के बीच में लाई करेगा। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर जो पूरी क्वांटिटी है उसकी वैल्यूज हमने पता कर ली, -2 से 2 के बीच में होगी। अब अगर इसका हमें ग्रेटेस्ट इंटीजर लूंगा तो कौन कौन सी पॉसिबल वैल्यूज आ सकती है, नंबर लाइन से देखा जा सकता है फिर से। सो इफ द नंबर लाइज बिटवीन -2 से 2 तो उसकी ग्रेटेस्ट इंटीजर की पॉसिबल वैल्यूज आर -2 हो सकता है, -1 हो सकता है, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है और 2 हो सकता है ना, ये पॉसिबल वैल्यूज हो सकती है। तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग केसेस बन जाएंगे। So case number 1 should be that y is equal to -2, ये किस केस में होगा, if 2 cos x lies between -2 to -1। ये बात ठीक है। तो अगर 2 cos x की वैल्यू -2 से -1 में लाई करेगी तो ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू -2 आ जाएगी। Similarly it would be -1 when 2 cos x lies between -1 and 0। ये सेकंड केस। The third case would be 0 when 2 cos x lies between 0 to 1, and the next case would be 1 when 2 cos x lies between 1 to 2, और finally last case कौन सा बनेगा, इसकी वैल्यू 2 हो जाएगी exactly when 2 cos x is equal to 2। तो इतने पॉसिबल केसेस में हमने ब्रेक कर लिया इसको। ओके, और नेक्स्ट स्टेप आपको पता है कि अभी हमने 2 cos x पे कंडीशन लगाई है, बट यहाँ पे हमें x की वैल्यूज चाहिए होती है, तो x की वैल्यूज लिखी जा सकती है। तो अब ये ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन बन गया। सो नाउ y इज इक्वल टू, ध्यान देना, तो अब अगर 2 cos x -2 से -1 के बीच में है, इसका मतलब क्या होगा कि cos x की वैल्यूज क्या होंगी, -1 से -1/2 ना। तो सोच के देखो 0 से 2 pi में x की कौन सी वैल्यूज होंगी जिसका cos x -1 से -1/2 अप्लाई कर रहा होगा। तो पहली बात तो नेगेटिव वैल्यूज है, या तो सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा या थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा। फाइन, तो मैं लिख रहा हूं कौन सी वैल्यूज होनी चाहिए। सो -1 कहां पे होता है, पाई पे, -1/2 कहां पे होता है, पाई -π/3, पाई +π/3। सो 2 π/3 से 4 π/3 आ जाना चाहिए, चेक कर सकते हो इससे। x should belong to 2 π/3, 2 π/3 को ओपन होगा, सो 2 π/3 से 4 π/3। यस, इन वैल्यूज के लिए cos x की वैल्यू क्या होगी, -1 से -1/2। सेकंड केस, 2 cos x की वैल्यू तो -1 से 0 में लाई कर रही है, तो cos x की वैल्यू किसमें लाई कर रही होगी, -1/2 से 0। अगेन cos x की नेगेटिव वैल्यूज है, तो या तो सेकंड क्वाड्रेंट में सॉल्यूशन मिलेगा या थर्ड क्वाड्रेंट में मिलेगा। तो कौन सी वैल्यूज होंगी, सेकंड क्वाड्रेंट में कौन सी आएंगी, x बिलोंग्स टू π/2 से 2 π/3, और थर्ड क्वाड्रेंट में कौन सी आएंगी, यूनियन 4 π/3 से 3 π/2। ठीक बात है। नेक्स्ट केस 0 कब होगा, when 2 cos x lies between 0 to 1। यहां से cos x की वैल्यूज कौन सी हैं, cos x belongs to 0 to 1/2। पॉजिटिव वैल्यूज है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सॉल्यूशन मिलेगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में मिलेगा, तो 0 से 1/2 अगर है तो x should belong to फर्स्ट क्वाड्रेंट में कौन सा सॉल्यूशन आएगा, इट वुड बी π/3 से π/2 ना। सो π/3 से π/2, और फोर्थ क्वाड्रेंट में आना चाहिए 3 π/2 से 4 π/3। ठीक है जी। एंड नेक्स्ट इज 1 when cos x lies between 1/2 से 1। cos x belongs to 1/2 to 1। अगेन पॉजिटिव वैल्यूज है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में देखेंगे, सेकंड क्वाड्रेंट में, सो x should belong to फर्स्ट क्वाड्रेंट की वैल्यूज आर 0 से π/3, और फोर्थ क्वाड्रेंट में these are
2 पाई माइनस पाई बाय 3 दैट इज 5 पाई बाय 3 तो 5 पाई बाय 3 से लेके 2 पाई सो इट शुड बी 5 पाई बाय 3 से 2 पाई एंड द लास्ट केस जब cos x की वैल्यू 1 होगी तो cos x की वैल्यू 1 क्यों होती है एक तो 0 पे हो जाएगी और 2 पाई पे हो जाएगी दो वैल्यू से सो x इज इक्वल टू ईदर 0 और 2 तो इस फंक्शन को रीडिफाइन करके ये वाला फंक्शन लिखा हमने अब अगर ये वाला फंक्शन लिख लिया तो उसके बाद इसका ग्राफ भी प्रूव करा जा सकता है अगर हम चाहें ठीक है जी तो आई होप ये कांसेप्ट क्लियर है कि फंक्शन को ब्रेक कैसे करा जाता है ग्रेटेस्ट इंटीजर वाले को तो कैसे करा जाता है सिर्फ इंटीजर पार्ट्स लिखे इंटीजर पॉइंट्स लिखे जाते हैं कि इसके बीच में इंटीजर कब बनेगा उसके कोरिस्पोंडिंग ब्रेक करेगा ठीक है जी लास्ट पार्ट में देख लेते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2/1 + x²। ओके ये ट्राई करते हैं 2/1 + x² द ग्रेटेस्ट इंटीजर x कैन बी एनी रियल नंबर तो फिर से स्टार्टिंग स्टेप वुड बी कि ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर जो पूरी क्वांटिटी है ना इसको चेक करा जाएगा कि ये कहां से कहां तक लाई करेगी इसकी रेंज क्या होगी तो ट्राई करते हैं तो अगर x कैन बी एनी रियल नंबर तो मुझे पता है कि जो x² है ना वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा तो x² + 1 क्या होगा ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 होगा ओके अब अगर ये नंबर ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 है तो इसका रेसिप्रोकल अगर तुम करोगे सो 1/x² + 1 तो इनइक्वालिटी पलट जाएगी लेस देन और इक्वल टू 1 हो जाएगी करेक्ट और 0 से बड़ा तो होगा ही नो डाउट तो इसकी वैल्यू 0 से लेके 1 के बीच में रहता रहेगी और अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 2/x² + 1 की वैल्यू will lie between 0 से लेके 2 so this is the range of this function that this belongs to 0 से लेके close to 1 करेक्ट तो ठीक है अब 0 से 2 के बीच में अगर कोई नंबर है उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर की कौन-कौन सी पॉसिबल वैल्यूज हो सकती है या तो 0 होगी या 1 होगी या 2 होगी तीन पॉसिबल वैल्यूज है तो उसके कोरिस्पोंडिंग तीन केसेस बना लेते हैं सो y is equal to 0 when 2/1 + x² lies between 0 to 1 ना like this इस केस में 0 to 1 आ गया और 1 कब होगी जब इसकी वैल्यू 1 से लेकर 2 के बीच में है और 2 कब होगी जब इसकी वैल्यू एग्जैक्टली इक्वल टू 2 है ये तीन केसेस बनेंगे अब इसको सोल्व करना पड़ेगा हमें x की वैल्यूज फाइंड करनी पड़ेगी तो फाइंड करी जा सकती है ये चेक करके देखना इसकी वैल्यू 0 से बड़ी चाहिए 1 से छोटी चाहिए 0 से बड़ा तो ये हमेशा ही होगा 1/1 + x² पॉजिटिव नंबर है 2/1 + x² भी पॉजिटिव होगा तो ये हमेशा होगा लेस देन 1 वाला केस देख लो तो अगर ये लेस देन 1 चाहिए इसको अगर मैं सोल्व करूंगा तो क्या मिलेगा तुम्हें लेट्स सी सो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 इज लेस देन 1 + x² दैट मींस x² इज ग्रेटर देन 1 ये वैल्यू चाहिए तो इसका मतलब x की वैल्यू क्या होगी -∞ से -1 यूनियन 1 से ∞ तो ये वैल्यू होगी so x belongs to -∞ से -1 यूनियन 1 से ∞ या सेकंड केस 1 जब इसकी वैल्यू 1 से लेकर 2 के बीच में लाई कर रही है तो इसका मतलब 1 से बड़ी वैल्यू चाहिए 1 से बड़ी वैल्यू होने का मतलब क्या होगा कि x² की वैल्यू 1 से बड़ी आ जाएगी यहां से और अगर मैं ये वाला पार्ट सोल्व करूंगा ना 2/1 + x² लेस देन 2 वाला तो ये भी चेक कर लो साइड पे क्या होगा सो 2 to cancel out 1 is less than 1 + x² तो x² is greater than 0 दिया है तो x² की वैल्यू 0 से बड़ी होनी चाहिए और 1 से छोटी होनी चाहिए तो 0 से 1 के बीच में वैल्यू करेंगे इसका मतलब x belongs to -1 to 0 यूनियन 0 to 1 दिया जाएगा एग्जैक्टली 0 नहीं चाहिए वो नेक्स्ट केस में आएगा तो इसकी वैल्यू 2 होगी जब ये पूरी वैल्यू 2 के बराबर होगी और 2 के बराबर कब होगी x is equal to 0 ये सिंपल सी कहानी है ठीक है ये फंक्शन भी डिफाइन हो गया ग्राफ इसका प्लॉट करा जा सकता है चाहे ओके तो ये कांसेप्ट हो गया कि ग्रेटेस्ट इंटीजर का जब भी क्वेश्चन आएगा उसको रीडिफाइन करके कैसे लिखा जाए तो इसकी प्रैक्टिस करना जरूरी है ये सारे क्वेश्चंस एक बार खुद से ट्राई करके देखना अगर इसमें हम कंफर्टेबल हो गए तो ऐसे क्वेश्चंस में कभी भी डाउट नहीं आएगा पूरे कैलकुलस में यूज होंगे ऐसे क्वेश्चंस पूरे कैलकुलस में आप फेस करोगे ऐसे क्वेश्चंस ओके हां जी दो क्वेश्चंस और ट्राई कर रहे हैं ध्यान देना फर्स्ट क्वेश्चन इज सॉल्व फॉर x x की वैल्यूज फाइंड करनी तो फर्स्ट पार्ट में ये हमें इक्वेशन दे रखी है दैट x² - 4 इज ग्रेटेस्ट इंटीजर x इसके कोरिस्पोंडिंग x की वैल्यूज फाइंड करनी है जो इसको सेटिस्फाई करेगी ठीक है जी
अब इसको सोल्व करना है हमें, तो सोल्व करने का एक मेथड तो क्या हो सकता है कि केसेस बनाए जा सकते हैं कि एक बार x 0 से 1 के बीच में लाई करवा देंगे तो ये 0 बन जाएगा, इक्वेशन तो सॉल्व कर लिया जाएगा। फिर 1 से 2 वाला केस ले लेंगे, 2 से 3 वाला, 3 से 4 वाला एंड सो ऑन। तो एक तो ये तरीका हो गया, केसेस बनाते जाओ 0 to 1 1 to 2 2 to 3 उसके कॉरस्पॉन्डिंग ग्रेटेस्ट इंटीजर x की वैल्यू मिलती जाएगी, इक्वेशन आती जाएगी, सॉल्व करते जाएंगे। दैट इज वन मेथड। बट देयर इज अनदर मेथड, बेटर मेथड टू सॉल्व दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन। हम क्या कर सकते हैं, ग्राफ की हेल्प ले सकते हैं। तो जब भी मुझे चेक करना हो कि किसी इक्वेशन के सॉल्यूशंस कौन-कौन से, हम क्या कर सकते हैं, जो लेफ्ट हैंड साइड वाला फंक्शन है ना, ये दैट इज y x² - 4, इसका ग्राफ प्लॉट करा जा सकता है और राइट हैंड साइड वाले फंक्शन का ग्राफ प्लॉट करा जा सकता है। और जिन पॉइंट्स पे ये दोनों ग्राफ्स आपस में इंटरसेक्ट करेंगे, मतलब उन पॉइंट्स पे दोनों की वैल्यू इक्वल होगी, तो वही हमारे सॉल्यूशंस हो जाएंगे। तो ये मेथड याद रखना, इक्वेशंस को सोल्व करने के लिए हम ग्राफ की हेल्प ले सकते हैं। तो अगर दोनों फंक्शंस के ग्राफ प्लॉट करने हमें आते हैं तो हम क्या करेंगे, दोनों के ग्राफ प्लॉट कर देंगे सेम एक्सिस पे, जहां-जहां वो इंटरसेक्ट करेंगे वो हमारे सॉल्यूशंस हो जाएंगे। ठीक है जी, तो ट्राई करते हैं। तो ये दोनों ग्राफ हमें बनाने आने चाहिए, ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स में आता ही है, ये भी मुझे पता है अपवर्ड पैराबोला बनेगा, तो दोनों ग्राफ्स हमें बनाने आते हैं, ट्राई करते हैं इसको बनाने की। ध्यान दीजिए तो सबसे पहले ग्रेटेस्ट इंटीजर x का ग्राफ बना लेते हैं। सो दिस इज 0, दिस इज 1, दिस इज 2 3 4 -1 -2 -3, और यहाँ पे भी दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4 एंड दिस इज -1 -2 -3 एंड दिस इज -4। ठीक है जी, ग्राफ प्लॉट करते हैं। सबसे पहले ग्रेटेस्ट इंटीजर x का मुझे प्लॉट करना आता है, कर देते हैं। तो 0 से 1 में ये कुछ ऐसा बनेगा, 1 से 2 में इट विल बी लाइक दिस, 2 से 3 में दिस विल बी द ग्राफ, और 3 से 4 में ये ऐसे चलेगा, राइट। और नेगेटिव में -1 से 0 के बीच में इट इज लाइक दिस, -2 से -1, -3 से -2, ऐसा कुछ ग्राफ बन गया ग्रेटेस्ट इंटीजर x का। अब बनाते हैं y x² - 4। तो एक बार साइड पे देख लो, y x² - 4 कैसा ग्राफ बनेगा। पहली बात तो अपवर्ड पैराबोला होगा और इसका वर्टेक्स कहां पे होगा, -4 पे होगा, नीचे y एक्सिस पे। तो 0, -4 पे इसका वर्टेक्स होगा दिस। तो ये ग्राफ होगा इसका। अब इसी ग्राफ को मैं इसी सेम एक्सिस पे बनाने की ट्राई करूंगा, ठीक बात है। तो ध्यान देना, ये तो मुझे पता है कि -4 से बनना स्टार्ट हो गई, इस पे इसका वर्टेक्स होगा। अब यहां से ऊपर की तरफ जाएगा और यहां से ऊपर की तरफ जाएगा, तो हमें थोड़ा सा आईडिया लगाना पड़ेगा कि जब ये ऊपर की तरफ जाएगा तो कहां पे इंटरसेक्ट कर जाएगा, ठीक बात है। तो इसको हम ऐसे प्रोड्यूस करना स्टार्ट करते हैं। फाइन। अब ये वाली जो लाइंस है ना, इनकी इक्वेशंस हमें पता है, ये y -1 है, ये y -2 है, ये y -3 है, इस तरीके की है। तो चेक करो x² - 4 किसको इंटरसेक्ट कर सकता है, -1 को या -2 को या -3 को, वो पता करना पड़ेगा हमें, ठीक है। तो -2 पे चेक करो, x -2 पे इसकी वैल्यू कितनी होगी, इट वुड बी 0 ना। तो ये पता चल गया कि ये यहां से पास करके जाएगा -2, 0 से, और इस तरफ ये 2, 0 से पास करके जाएगा। तो ये ग्राफ बनाया जा सकता है, यस, यहां से पास करवा दिया और ये ऐसे बन गया, ये लेफ्ट साइड पे पैराबोला ऐसे बनेगा। तो क्लियरली ये इसी ब्रांच को कट करके जाना चाहिए, तो यहाँ पे एक सॉल्यूशन मिल जाएगा तुम्हें। और राइट साइड पे अगर बात करें तो यहाँ से पास होके जाएगा ना, ये इस तरीके से जाके ऐसे बनेगा। अब देखना पड़ेगा ऊपर कहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा। तो x = 2 पे इसकी वैल्यू कितनी है, 1 के अराउंड है। तो चेक करो x = 1 पे वैल्यू चेक कर लेते हैं। जब x की वैल्यू 1 रही होगी तो इसकी नॉट 1 सॉरी, जब x की वैल्यू 3 होगी, 3 पे चेक करते हैं, जब x 3 होगा इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 5 आएगी ना। तो 3 पे इसकी वैल्यू करीब 5 यहाँ पे 3 पे वैल्यू होगी। तो ये इस ब्रांच को इंटरसेक्ट करके जाना चाहिए, तो ये कुछ ऐसा होना चाहिए। चलो इस तरीके का पैराबोला बनेगा, ठीक बात है। 2 पे इसकी वैल्यू 0 थी, 3 पे इसकी वैल्यू 5 है। ये वाला जो पॉइंट है, दिस पॉइंट इज 3, 5। इसको अगर तुम ज्वाइन करोगे
ये जो ग्राफ बनेगा यहाँ पे इस ब्रांच को कट करके जाना चाहिए। तो दो सॉल्यूशन मिले, एक इस तरफ मिला और एक इस तरफ मिला। अब ये तो पता चल गया कि दो सॉल्यूशन लाएंगे इक्वेशन के बाद सॉल्यूशन की वैल्यू अगर फाइंड करनी है तो कैसे करेंगे, तो पहले ये वाला फाइंड करते हैं। ये वाला कौन सा सॉल्यूशन है, जब y की वैल्यू कितनी है -2 है तो x² -4 की वैल्यू -2 होगी इस सॉल्यूशन के कोरेस्पोंडिंग। x² -4 -2, तो यहां से x² क्या आ गया, x² 2 आ गया। दैट मींस x ±√2, बट मुझे पता है x की वैल्यू यहां पे नेगेटिव है तो x -√2, दिस वुड बी द आंसर। तो तुम चाहो तो वेरीफाई कर सकते हो कि x की वैल्यू के लिए ये दोनों क्वांटिटीज बराबर आएंगी, इसकी वैल्यू -2 है, इसकी वैल्यू -2 कर दिया हमने। ठीक सिमिलरली ये वाले सॉल्यूशन की वैल्यू अगर मुझे फाइंड करनी है कि x की कौन सी वैल्यू पे है ये, तो कौन सी इक्वेशन है इस लाइन की, ये y 2 वाली लाइन है, तो फिर से चेक करा जाएगा कि x² -4 की वैल्यू 2 कब बनेगी। so x² -4 2, that is x² 6, तो x की वैल्यू ±√6 आएगी, तो x √6 आ गया पॉजिटिव वैल्यू। तो x की वैल्यूज भी फाइंड होंगी, तो इसका फाइनल आंसर क्या मिला कि गिवन इक्वेशन के सॉल्यूशंस कौन से हैं, -√2 and √6। so this is the application of the graph of the greatest integer x। तो काफी क्वेश्चंस ऐसे आपको देखने को मिलेंगे जिसमें ग्राफ की हेल्प ली जा सकती है टू सॉल्व द इक्वेशंस। ठीक है जी, तो ये देखो एक बार अच्छे से, और इसी की हेल्प से नेक्स्ट वाला भी ट्राई करते हैं सेम अप्रोच से। ठीक है जी, सेकंड क्वेश्चन ट्राई करते हैं। अब ये इन इक्वेशन के ऊपर बेस्ड है, पूछा गया ग्रेटेस्ट इंटीजर x + 2 की वैल्यू क्या होनी चाहिए, ग्रेट मोल x से बड़ी होनी चाहिए। ठीक है, इसको मैं ऐसे लिख रहा हूं, ग्राफ की हेल्प से करेंगे इसको भी। इसको मैं ऐसे एक्सप्रेस कर रहा हूं, ग्रेटेस्ट इंटीजर x is greater than or equal to mod of x - 2। अब फिर से ग्राफ बनाया जाएगा इसका, एक तो लेफ्ट वाले फंक्शन का y इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर x का ग्राफ बना लेंगे जो मुझे ग्राफ बनाना आता है, और इसका ग्राफ बनाया जाएगा y इक्वल टू mod x - 2, इसका भी ग्राफ हमें बनाना आना चाहिए। तो होगा क्या, सिंपली mod x वाला ग्राफ ही बनेगा, उसी को 2 यूनिट्स नीचे शिफ्ट कर दिया जाएगा। तो दोनों के ग्राफ बनाने मुझे आते हैं, सेम एक्सिस पे ग्राफ बनाया जाएगा, तो देखना पड़ेगा। तो mod x -2 का ग्राफ कैसा होगा, पॉइंट्स बना लेते हैं। दिस इज 0, दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज -1, -2, -3, -1, -2, -3 and 1, 2, 3, 4। तो mod x -2 का ग्राफ, mod x का ग्राफ पता है हमें, ऐसे V शेप बनता होता है, 0 पे टच करते हैं, तो -2 करना है तो 2 यूनिट्स नीचे शिफ्ट हो जाएगा। और मुझे ये भी पता है कि -2 पे इसकी वैल्यू 0 होगी और 2 पे इसकी वैल्यू 0 होगी, तो ऐसा V शेप ग्राफ बनेगा। ये बनेगा और इस तरफ ये बनेगा, इसको प्रोड्यूस कर दिया जाएगा लाइक दिस एंड लाइक दिस। तो ये तो ग्राफ हो गया mod x - 1 का, y इज इक्वल टू mod x - 2। ठीक है, अब इसका ग्राफ को आते हैं, मुझे ग्रेटेस्ट इंटीजर x का इसका ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं। तो 0 to 1 में इसकी वैल्यू ये, 1 से 2 में दिस, 2 से 3 में चेक करो, 2 से 3 में इंटरसेक्ट करेगा कि x = 3 पे बैठी है, इसकी वैल्यू कितनी है, x = 3 पे 1 के बराबर है। तो ये वाला जो पॉइंट होगा ये तो 3,1 पे होगा, बट इसकी वैल्यू कितनी है, इसकी वैल्यू 2 पे जा रही है, यहाँ पे इंटरसेक्ट नहीं कर सकते। उसके बाद 3 पे चेक करो, 3 से 4 में क्या होगा, ये स्ट्रेट लाइन बनेगी। और फिर से चेक करो क्या इस वाली ब्रांच को इंटरसेक्ट कर पाएगा कि, तो जब x की वैल्यू 3 से 4 है, इसकी वैल्यू 3 होगी, इस केस में भी 4 पे इसकी वैल्यू 2 है, ऐसा ग्राफ बनेगा। और आप लोग क्या नोटिस करोगे ना, ये लोग आपस में कभी भी मीट नहीं करेंगे, ये ग्राफ हमेशा इस तरफ रहेगा और जो ग्रेटेस्ट इंटीजर वाला है वो इससे लेफ्ट में ही रहेगा हमेशा ऐसा। तो इस तरफ कभी मीट नहीं करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में देखो कहीं मीट करेंगे क्या, तो -1 पे x = -1 पे इस y की वैल्यू क्या होगी, -1 होगी, तो -1 पे इसकी वैल्यू -1। ये वाला पॉइंट ना दोनों में कॉमन आ जाएगा, तो ये ऐसे बनेगा, यहां से पास करके जाएंगे, और जब -2 से -1 होगा तो ये नीचे आ जाएगा, और ये ग्राफ ठीक बात है।
और हमें क्या चाहिए था, हमें चाहिए ग्रेटेस्ट इंटीजर x की वैल्यू ज्यादा चाहिए इससे, mod x माइनस 2 से। तो ग्राफ को देखो, क्या हमें आइडिया लग रहा है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर x की वैल्यू कब ज्यादा है। बस एक छोटी सी चीज का ध्यान रखो कि ग्राफ को देख के कैसे पता चलता है कि किसकी वैल्यू ज्यादा है किसकी कम है। जो ग्राफ ऊपर होता है ना उसकी वैल्यू ज्यादा होती है हमेशा। जैसे अगर हमसे बोला जाए कि ये ग्राफ है, लेट अस से y fx है सपोज, और सपोज दूसरा जो ग्राफ है दैट इज सपोज लाइक दिस इज y gx, और ये दोनों यहां पे कहीं पे मीट कर रहे हैं, x 1 पे मीट कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या होगा, 1 से छोटी वैल्यूज के लिए अगर आप देखेंगे ना, 1 से छोटी वैल्यूज के लिए इसमें तुम देखोगे ब्लू वाला ग्राफ ऊपर है ब्लैक से, तो इसमें ब्लू वाले की वैल्यू ज्यादा होगी, और 1 के राइट में भी तुम देखोगे तो ब्लैक वाला जो फंक्शन है उसकी वैल्यू ज्यादा आएगी ब्लू वाले से। तो ये तरीका होता है। तो देख लो कि किस इंटरवल में कौन सा ग्राफ ऊपर की तरफ है उसकी वैल्यू ज्यादा होगी, जो नीचे है उसकी वैल्यू कम होगी। तो इसमें देख के बताओ दोनों में ऊपर कौन सा ग्राफ है नीचे कौन सा ग्राफ है। तो दोनों मीट कहां पे कर रहे हैं, पहले तो ये मीट कर रहे हैं यहां पे -1 -1। तो क्या हम लोग देख पा रहे हैं कि जब x की वैल्यू लेस देन -1 है ना, इफ x इज लेस देन -1, उस केस में कौन सा ग्राफ ऊपर है, ये वाला ग्राफ ऊपर है, ग्रेटेस्ट इंटीजर वाला नीचे चला गया। ओके, तो व्हेन x इज लेस देन -1 उस केस में mod x -2 इज ग्रेटर देन ग्रेटेस्ट इंटीजर x। -1 पे दोनों बराबर है, ठीक है। तो x जब इक्वल टू -1 है उस केस में दोनों बराबर है, और जब x की वैल्यू -1 से बड़ी है, इफ x इज ग्रेटर देन -1, उस केस में तुम क्या देख पाओगे कि भाई ग्रेटेस्ट इंटीजर का ग्राफ ना हमेशा ऊपर दिखेगा। तुम देखो ये यहां पे भी ऊपर है, यहां पे भी ऊपर है, यहां पे भी ऊपर है, यहां पे भी, तो इसकी वैल्यू हमेशा नीचे की तरफ दिखेगी तुम्हें। तो इन सारी वैल्यूज के लिए mod x -2 छोटा हो जाएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर। और हमें क्या चाहिए था, हमें ग्रेटेस्ट इंटीजर mod x -2 की वैल्यू छोटी ही तो चाहिए थी, लेस देन चाहिए था या इक्वल टू चाहिए था। तो ये दोनों हमारे रिक्वायर्ड केसेस है, और ये x की कौन सी वैल्यूज के लिए एग्जिस्ट कर रहे हैं, या तो ग्रेटर देन -1 या इक्वल टू -1। तो इनको मिला के क्या बोला जा सकता है, x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू -1। तो ये हमारा सॉल्यूशन आ गया कि x बिलोंग्स टू -1 इंफिनिटी। इसको भी देख लो बड़ा अच्छे से खुद से, बस दोनों के ग्राफ बनाए गए हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर x का, mod x -2 का। ग्राफ को देख के हमने देखा कि किस इंटरवल में कौन सा ग्राफ ऊपर की तरफ है और कौन सा नीचे की तरफ है, वहां से हमें ये रिजल्ट मिला -1 से इंफिनिटी। दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन। ठीक है जी, लास्ट क्वेश्चन देखना। इंटरवल गिवन है 0 to 3। इस इंटरवल में पूछा गया कि इस गिवन इक्वेशन के कितने नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होंगे। सॉल्यूशन कौन-कौन से होंगे मैं कोई मतलब नहीं, सिर्फ नंबर ऑफ सॉल्यूशन पूछा है। ठीक है, तो अब इसको करने के दो तरीके हो सकते हैं। पहले मेथड नंबर 1 डिस्कस करते हैं। मेथड नंबर 1 में क्या होगा कि ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्रेजेंट है तो इसको ब्रेक करा जा सकता है। इंटरवल 0 to 3 है तो कितने केसेस बनेंगे, 0 to 1, 1 to 2, 2 to 3, एग्जैक्टली 3, चार केसेस बनेंगे। उसकी कोरस्पोंडिंग ब्रेक करके इसको सोल्व करा जा सकता है। तो जैसे फर्स्ट केस तुम बनाओगे दैट x बिलोंग्स टू 0 to 1। इस वाले केस के लिए ग्रेटेस्ट इंटीजर x की वैल्यू 0 सब्स्टिट्यूट कर दी जाएगी, तो इक्वेशन क्या बचेगी तुम्हारी, x² - 3x = 0। तो इसको सॉल्व करके x की दो वैल्यूज आ रही है, 0 आ रही है और 3 आ रही है। तो चेक कर लेंगे कि दोनों वैल्यूज में से कितनी वैल्यूज ऐसी हैं जो इसको सेटिस्फाई कर रही है। तो सिर्फ 0 वाली करेंगे तो यहां से x = 0। तो ये एक तरीका हो गया, दिस इज मेथड नंबर 1, कि ऐसे करके केसेस बनाते जाओ, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बनती जाएंगी इसको सॉल्व करते जाओ, उसके जो सॉल्यूशंस आएंगे चेक कर लो कौन से वैलिड सॉल्यूशंस हैं और कौन से नहीं। तो ये चीज है, दिस इज मेथड नंबर 1, सॉल्व करा जा सकता है इसको चार केसेस बना के। फाइन, तो यहां से ट्राई करना, बट हम डिस्कस कर रहे हैं मेथड नंबर 2 विद द हेल्प ऑफ द ग्राफ। तो इसी को ग्राफ की हेल्प से भी करा जा सकता है। ध्यान देना कैसे, तो मुझे ग्रेटेस्ट इंटीजर x पे ग्राफ बनाना है। मैं क्या करूंगा, बाकी दोनों टर्म्स को राइट हैंड साइड पे शिफ्ट कर दूंगा। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर x = 3x - x²। अब दोनों के ग्राफ मुझे बनाने आने चाहिए। इसका ग्राफ मुझे आता है y = ग्रेटेस्ट इंटीजर x है ये, और राइट हैंड साइड वाला जो फंक्शन है ये y = 3x - x²। तो क्योंकि ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है तो इसका ग्राफ पैराबोला बनेगा, और x² का कोएफिशिएंट नेगेटिव है तो डाउनवर्ड पैराबोला बनेगा। और दूसरी चीज
देख पा रहे हैं कि इसके दो रूट्स हो गए, एक x इज इक्वल टू 0 और एक x इज इक्वल टू 3। इसका ग्राफ भी मुझे पता चल गया, इसका भी पता है, तो 0 to 3 के बीच में एनालिसिस कर लेते हैं इसको। तो 0 to 3 में बनाना हमारे लिए सफिशिएंट है, बाकी हमें ढूंढना होगा। तो ये अगर 0 है, लेट अस से दिस इज 1, दिस इज 2 एंड दिस इज 3, और इस तरफ दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3। तो ग्राफ कैसे बनेगा 0 to 3 में? डाउनवर्ड पैराबोला बनेगा, 0 पे कट करेगा, 3 पे कट करेगा, और इसका वर्टेक्स कहां पे आएगा? देखो अगर एक रूट 0 है ना और एक 3 है, तो वर्टेक्स हमेशा मिड में होता है, तो 3/2 पे वर्टेक्स होगा यहां। और ये भी चेक कर लो कि जब x की वैल्यू 3/2 है, y की वैल्यू कितनी होगी? तो देखो, तो y = 3/2 into 3 - 3/2, तो ये 9/4 आएगी। तो इसका मतलब इसका वर्टेक्स कहां पे? 3/2, 9/4 पे, और 9/4 की वैल्यू 2 से थोड़ी सी ज्यादा होगी, तो ये मान लो 3/2, 9/4 वाला पॉइंट है। तो तुम्हारा जो ग्राफ बनेगा वो कुछ ऐसा बन जाएगा। ऐसा कुछ ग्राफ बन गया 0 से 3 में डाउनवर्ड पैराबोला, ये इसका वर्टेक्स हो गया 3/2, 9। अब मैं ग्रेटेस्ट इंटीजर x का ग्राफ बना रहा हूं, देखते जाओ। 0 to 1 में ये बनेगा, 1 to 2 में कितना बनेगा? 1 to 2 में इसकी वैल्यू 1 होगी, तो ये 1 हो गया, तो ये बनेगा 1 से 2। और 2 से 3 में इसकी वैल्यू क्या होगी? 2 होगी, तो फिर से क्लोज्ड लाइन बनेगी। बट एक बार ये भी चेक कर लो कि x = 2 पे इसकी वैल्यू कितनी है, तो इसमें अगर तुम चेक करोगे आगे, तो इफ यू पुट x = 2, इसकी वैल्यू 2 आएगी, तो इसका मतलब ये वाला कौन सा पॉइंट होगा? 2, 2 वाला। तो एक इंटरेस्टिंग चीज हो रही है कि x = 2 पे इस ग्राफ की वैल्यू भी 2 है, और हमारी ग्रेटेस्ट इंटीजर x की वैल्यू भी तो 2 होगी, तो वो भी यहीं से तो स्टार्ट होगा, तो 2 से लेकर 3 ऐसे हो जाएगा। तो दोनों ग्राफ बन गए 0 से 3 के बीच में। क्या देख पा रहे हो कि कितनी बार मीट कर रहे हैं दोनों? तो 2 बार मीट करेंगे, एक x = 0 पे मीट कर रहा है और एक बार यहां पे मीट कर रहा है, तो पता चल गया दो सॉल्यूशंस होंगे, x = 0 एंड x = 2। तो दिस इज द graphical method to solve these kind of questions. ठीक है जी, डन। ओके, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर x पे जो बेसिक क्वेश्चंस बन सकते थे या जो थोड़े से एडवांस क्वेश्चंस भी बन सकते थे, वो हमें प्रैक्टिस करनी है। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसकी प्रॉपर्टीज भी डिस्कस करेंगे कि ग्रेटेस्ट इंटीजर x की प्रॉपर्टीज कौन सी होती है, और उसके ऊपर बनने वाले, उसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन बनने वाले, उनकी भी प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है जी।